हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है जूनियर असिस्टेंट के लिए। इसके पहले हमने 2 टेस्ट जो है वो अपलोड कर दिए हैं। ये देखिए, ये जो मॉक टेस्ट हैं ये 2 तरह से काम करेंगे। एक तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा पूरा, और दूसरी बात जो कंटेंट इसमें है उसको आप उपयोग भी कर पाएंगे, क्योंकि प्रश्नों की जो स्तर है, इनका जो लेवल है वो बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ में यूपी वाले सेक्शन में और जो जीएस वाला सेक्शन है उसमें करंट अफेयर के प्रश्न भी शामिल हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे काफ़ी ज़्यादा। तो देखिए, पहले यहाँ पर हम हिंदी वाला सेक्शन ही लेते हैं। तो इसमें से क्या है कि जितने भी प्रश्न, जैसे हिंदी में 30 प्रश्न हैं, तो एक प्रश्न का लगभग 1 मिनट लेते हैं। तो यानी कि 30 अगर प्रश्न है तो लगभग 30 मिनट में हम इसको पूरा कर ले रहे हैं। इसी तरह से आगे वाले सेक्शन तो आप यदि चाहें तो उस तरह से स्किप करके भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है या अनुनासिक का प्रयोग है। ऑप्शन देखिए, संकर, हिंदी, अतः, प्रातः, और यहाँ पर देखिए अंक, आहा, फिर है चांद और सांस। तो इनमें से अनुनासिक का प्रयोग किस में किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, जो अनुनासिक है वो किया गया है चांद और सांस में, यानी कि जो डी विकल्प है वो सही है। अनुनासिक दरअसल क्या होते हैं कि ऐसा अनुनासिक का मतलब ये समझिए कि जिनको बोलने में हमें नाक और मुंह दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि जो सांस है वो नाक और मुंह से दोनों से निकलती है, उनको यहाँ पर हम अनुनासिक नाम से जानते हैं। एक चीज़ होती है अनुस्वार। अनुस्वार को कहते हैं, ये जो अंक की बिंदी होती है इसको हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर संकर लिखा है, अगर इसमें पूछा होता कि निम्न में से अनुस्वार किस में है, तो अनुस्वार वाला देखिए दोनों विकल्प ये वाले होते हैं, हिंदी और संकर। क्योंकि अनुस्वार क्या होती है, अंग की बिंदी होती है। अनुनासिक जो होता है ये चांद बिंदी होती है। और यदि यहाँ पर देखिए ये अनुनासिक न होकर अनुस्वार होता, तो अनुस्वार में क्या होता है कि इसका जो उच्चारण होता है वो नाक से होता है। ठीक है, अंक की बिंदी नाक से बोलते हैं। ठीक है, जैसे संग है ना, संकर। ठीक है, हिंदी। तो इस प्रकार से चांद, देखिए चांद बोल के देखिए तो नाक और मुंह दोनों से जो है वायु यहाँ पर निकलती है। अगला प्रश्न देखिए, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। दूसरा प्रश्न, ऑप्शन है देखिए, गा, झा, ना, मा, और या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। यदि आपने इसके पहले वाला सेक्शन देखे होंगे तो आप इस प्रश्न को तुरंत से हल कर देंगे। तो इसमें से देखिए क्या है, यहाँ पर झा जो है ये क्या है कि यहाँ पर ये उच्चारण स्थान जो है इसका तालव्य है। तालव्य जो होता है इसके लिए हमने एक सूत्र देखा था। क्या देखा था, इचुयसा नाम तालु, है ना, ये देखा था, इचुया सा नाम। अब देखिए सा, ये वाला सा आता है, इसको हम तालव्य सा बोलते हैं। तो ई चू मतलब चा वर्ग था, या और ये यहाँ पर सा, ये वाला तालव्य सा। इस प्रकार से ये किससे बोले जाते हैं, यहाँ पर तालव्य होते हैं। अगला देखिए, हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है। यहाँ पर देखिए विराम चिन्ह दिए हैं और यहाँ पर बोल रहा है कि भाई हंस पद इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ये वाला देखिए, तो यहाँ पर ये छोटे का चिन्ह है, यहाँ पर देखिए एक्सक्लेमेशन है यानी विस्मयादि बोधक है, और ये देखिए यहाँ पर ये ग्रेटर देन है यानी बड़े का चिन्ह है, और ये देखिए यहाँ पर चौथा जो दिया है ये है हंस पद। हंस पद के का उपयोग देखिए क्या होता है कि जब भी हम कोई जैसे कोई शब्द जब हम लिखते हैं और वहाँ पर कुछ अगर छूट जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि यहाँ पर मैंने लिखा राम, और मैंने यहाँ पर लिख दिया जाता, और यहाँ पर है, और मान लीजिए घर छूट गया यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर मैं घर ऊपर लिख दूँ यहाँ पर ये ऐसे, ठीक है, तो ऐसे मुझे ये लगाना पड़ेगा, हंस पद लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पर हंस पद कहते हैं। तब ये पता चलेगा कि हाँ ये जो घर लिखा है ये यहाँ पर था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस पद की वर्तनी सही है। ऑप्शन देखिए, अनुग्रहित, कनिष्ठ, उन्नति और ज्योत्सना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर किस शब्द की वर्तनी जो है सही है। तो यहाँ पर देखिए ये ज्योत्सना शब्द है, ये ज्योत्सना शब्द जो है यहाँ पर सही है। ये कैसे लिखते हैं देखिए, आधा जा, यो, आधा ता, आधा सा, और ये बड़ा ना। ठीक है, ये ज्योत्सना हो गया। यहाँ पर देखिए ये जो शब्द दूसरे और अन्य शब्दों में से अगर देखें तो अन्य शब्द जो हैं यहाँ पर क्या है कि गलत है। क्यों गलत है, इसमें देखिए अनुग्रहित ऐसे लिखते हैं, अनुग्री लिखते हैं ना, ग्री, अनुग्री, और फिर यहाँ पर हा ही बड़ी होगी, अनुग्रहित। ठीक है, अब देखिए कनिष्ठता नहीं होता, ये ठा होता है, कनिष्ठ होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए और शब्द जो उन्नति है, तो उन्नति में अलग इस तरह लिखते हैं, देखिए आधा ना, फिर पूरा ना, और फिर यहाँ पर
उन्नति, है ना, उन्नति, इस तरह से लिखते हैं। ज्योत्सना यहाँ पर सही लिखा है, ठीक है। तो बाकी शब्द भी जो यहाँ पर बताए गए हैं ये याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। अगला देखिए, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। फिर देखिए यहाँ पर पृष्ठ दिया है और पर्याप्त, है ना, पर्याप्त नहीं लिखा, पर्याप्त लिखा। देखिए प्रदर्शनी और कवयत्री और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से देखिए क्या है कि इनमें से कोई नहीं सही है। ये क्यों नहीं सही है, देखिए इसमें से इनके शुद्ध शब्द सारे के सारे हम देख लेते हैं। जैसे देखिए ये यहाँ पर पृष्ठ लिखा है ना, तो पृष्ठ नहीं होता, पृष्ठ होता है, यानी कि पृष्ठ होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर पर्याप्त लिखा है, तो पर्याप्त नहीं होता, पर्याप्त होता है, यानी ऐसे लिखेंगे, देखिए पर्याप्त, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए इसको देखिए प्रदर्शनी, तो प्रदर्शनी ऐसे लिखते हैं, देखिए प्रदर्शनी, ठीक है। उच्चारण सही करेंगे तो सही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द ये दिया है कवयित्री, ये बहुत पूछता है। तो देखिए ये क्या होता है, ये शब्द को अगर उच्चारण इसका देखें आप, तो उसका उच्चारण होता है यहाँ पर कवयित्री होता है। क्या होता है, कवयित्री, ठीक है, ये यहाँ पर इसका उच्चारण होता है। अगला देखिए, लकड़ी कौन से संज्ञा भेद का शब्द है। तो लकड़ी कौन से संज्ञा भेद का शब्द है। ऑप्शन देखिए, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लकड़ी क्या है, इनमें से कोई नहीं है। क्यों, क्योंकि ये द्रव्यवाचक होती है ना, क्योंकि लकड़ी क्या है, द्रव्य है, तो इसलिए ये जो है द्रव्यवाचक होती है, अर्थात ये क्या होगी, द्रव्यवाचक। इसी प्रकार से जैसे हम कहते हैं चावल कह दें, तेल कह दें, पानी कह दें, तो ये सब क्या होते हैं, द्रव्यवाचक होते हैं। जातिवाचक क्या होता है, जो एक विशेष जाति को डिनोट करता है। जैसे हम कह दें घोड़े, तो घोड़ा क्या है, पूरे घोड़े की जाति को डिनोट कर रहा है। यहाँ व्यक्तिवाचक क्या होता है, व्यक्तिवाचक किसी विशेष व्यक्ति का नाम होता है। जैसे मैं कह दूँ यहाँ पर राहुल, ठीक है, तो ये राहुल एक विशेष व्यक्ति का नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। भाववाचक संज्ञा देखिए क्या होता है, भाववाचक संज्ञा जहाँ भाव की प्रधानता होती है वहाँ भाववाचक होता है। समूहवाचक किसी ग्रुप को कह दें तो वहाँ पर ग्रुप होगा किसी चीज़ का, जैसे दर्जन, जैसे मैं कह दूँ कि दर्जन भर जैसे गिलास लाए गए, तो समूह वहाँ पर हो गया, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन देखिए, कौन, वह, हम, तुम और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए सर्वनाम कौन सा है, सर्वनाम यहाँ पर है कौन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सर्वनाम का जो उदाहरण है वो इसमें से कौन है, कौन, क्या मतलब ये कौन शब्द ही यहाँ पर सर्वनाम का क्या है कि यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक है। अगला देखिए, रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए। रेखांकित पदबंध इसमें क्या है, देखिए, उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है। तो यहाँ पर उस जैसा जिंदा दिल, इसको क्या किया गया है कि रेखांकित किया गया है, और इस पदबंध का हमें प्रकार बताना है। ऑप्शन देखिए इसमें से क्या दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये है यहाँ पर विशेषण पदबंध, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर विशेषण पदबंध है, क्योंकि उस जैसा जिंदा दिल, ये क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है उस इंसान की, किस इंसान की, जो जिंदा दिल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, विशेषण पदबंध है। अगला देखिए, पंडित जी हवन करा कर कथा कह रहे हैं में कराकर में कौन सी क्रिया है, ठीक है। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हालांकि देखिए एक चीज़ और समझिए आप, हमने जो एक PYQ की सीरीज पूरी मतलब हिंदी वाली डाली है, उसमें से हमने UPSSC द्वारा कराए गए पुराने जितने भी एग्ज़ाम थे उन सब का PYQ हमने डिस्कस किया है। अगर आप वो पढ़ लेंगे तो आपको ये आसान भी हो जाएगा, और सही तो ये है कि PYQ के आधार पर ही आप जो क्वेश्चन हल करने की स्थिति में रहेंगे काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। तो देखिए इसमें देखते हैं भाई कि ये था हमारा कि पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं में कराकर में कौन सी क्रिया है, ये हमें पर यहाँ पर बताना था। ऑप्शन देखिए दिया है संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, मुख्य क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया। तो इसमें से क्या है कि पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया वो होती है जिसमें से एक काम को करके, जैसे यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, हवन करा कर कथा कह रहे हैं, तो ये हवन कराकर जो आया ना शब्द, तो इसको क्या हुआ, ये कराकर जो शब्द है ये कह रहा है पूर्णकालिक, क्योंकि एक काम को हमने पूरा कर लिया, फिर दूसरा काम करना है। तो एक काम समाप्त कर जब दूसरे काम को किया जाता है, तो जिस काम को वहाँ पर समाप्त कर रहे होते हैं उसकी क्रिया पूर्वकालिक क्रिया यहाँ पर कहलाती है। जैसे मैं कह दूँ कि मैंने नहाकर नाश्ता किया,
तो नहा कर, है ना, ये क्या हो गया, पूर्वकालिक हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कराकर में पूर्वकालिक क्रिया मौजूद है। अगला प्रश्न देखिए, नाला शब्द स्त्रीलिंग शब्द निम्नलिखित में से क्या है। मतलब नाला शब्द जो है इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। ऑप्शन देखिए, नालिया, नालिये, नाली, नाली और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसमें से क्या होगा कि नाला शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, नाली होगा। अगला देखिए, भीम ने दुर्योधन से भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा। ठीक है, वाक्य क्या है, भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा। यहाँ गदा से पद में कौन सा कारक है। ठीक है, कारक पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए गदा से अर्थात देखिए कारक में क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, करण से और द्वारा, ये यहाँ पर करण होगा। इसमें क्यों होगा करण, क्योंकि करण का मतलब ये होता है कि जिसकी सहायता से काम किया जाए। जैसे गदा की सहायता से मारा उसने, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण की सहायता से मारा, बाण से मारा, तो वहाँ पर क्या होता है, कर्ण कारक होता है। तो यहाँ पर गदा से भी जो है यहाँ पर कर्ण कारक होगा। अब यहाँ पर विकल्प देख लेते हैं हम। तो देखिए विकल्पों में दिया है, ये पहला ही दिया है कि कर्ण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक और अधिकरण कारक, है ना, इस तरह से। तो ये पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर ये क्या होगा, सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अब यदि तत्सम नहीं है तो क्या होगा भाई, तद्भव होगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए, नेह, नग्न, क्षमा, नख या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा इसमें से तत्सम नहीं है, अर्थात क्या है, तद्भव है। तो इसमें देखिए नेह शब्द, ये देखिए नेह, ठीक है, नेह का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है स्नेह। क्या होता है, स्नेह। तो स्नेह जो है ये तत्सम शब्द है और स्नेह जो है इसका तद्भव बना, तो ये शब्द यहाँ पर तद्भव है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए नग्न, नग्न का मतलब नंगा होता है। ठीक है, क्षमा है जैसे, तो क्षमा यहाँ पर जो होता है, तो देखिए यहाँ पर छतरी वाला होता है और वहाँ पर जब क्षमा हम इसको लिखते हैं तद्भव में, तब के लिए इसको छाता वाला लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं क्षमा। ठीक है, तो ये होता है तद्भव और ये होता है यहाँ पर तत्सम। इसी प्रकार से देखिए नख, नख क्या होता है, नख का मतलब होता है नाखून। तो नाखून ये जो शब्द है यहाँ पर तद्भव शब्द है और नख जो है यहाँ पर तत्सम शब्द है। अगला देखिए, रसाल शब्द का अर्थ बताइए। रसाल, ऑप्शन है देखिए, आम, केला, पक्षी, चमक और या फिर कोई नहीं। तो रसाल क्या होता है फ्रेंड्स, रसाल मतलब आम होता है। ये आम का ही क्या है कि एक प्रकार से पर्यायवाची है। अगर देखिए और भी हम इसके पर्यायवाची देखें तो इसके देखिए और क्या पर्यायवाची हैं। एक होता है देखिए सहकार, क्या होता है देखिए सहकार। ये फिर होता है आम्र, सौरभ, पिक बंधु, अमृत फल, अम्ब, फल श्रेष्ठ, मधुरासव, पिक प्रिय, है ना, पिक वल्लभ। इस तरह के आम के क्या हैं ये सब, यहाँ पर इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अगला देखिए, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो धातु के अंत में यदि कोई प्रत्यय जोड़ते हैं तो उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, क्रिया द्योतक प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, भावबोधक प्रत्यय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर क्रिया मतलब धातु के अंत में, ठीक है, यदि धातु के अंत में प्रत्यय जोड़ते हैं तो उनको हम कहते हैं यहाँ पर कृत प्रत्यय। ठीक है, यदि धातु के अंत में प्रत्यय जोड़ा जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, कृत प्रत्यय कहेंगे। दूसरा प्रत्यय जो होता है फ्रेंड्स वो होता है तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं कि अगर धातु के अलावा अगर संज्ञा या सर्वनाम के अंत में अगर हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो वहाँ पर वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है क्या कि भाई अगर धातु के बाद में अगर प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो उसको हम कृत प्रत्यय कहेंगे। अगला देखिए, निम्न में से नस्वर का विलोम बताइए। तो नस्वर का विलोम क्या है। ऑप्शन देखिए, आदर, शाश्वत, अनियमित, अमर और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, नस्वर का विलोम क्या होगा, शाश्वत। नस्वर मतलब जो नष्ट होता है, शाश्वत मतलब जो हमेशा बना रहता है। बाकी यहाँ पर देखिए जैसे और शब्द जैसे आदर है, आदर का अनादर विलोम शब्द होता है। अगर यहाँ अनियमित, अनियमित का नियमित होता है। और अमर का विलोम क्या होता है, मर्त्य होता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, अमर का विलोम मर्त्य। अगला देखिए, लालसा शब्द के दो पर्यायवाची बताइए। ऑप्शन देखिए, इच्छा, आकांक्षा, दूसरा है इच्छा बल, तीसरा बल आकांक्षा, चौथा है यहाँ पर आकांक्षा निराशा।
तो लालसा, लालसा जो है इसके जो पर्यायवाची शब्द हैं दो क्या हैं, इच्छा आकांक्षा। ठीक है, जैसे मुझे उस चीज़ की लालसा है, आकांक्षा है, इच्छा है, ये सब सेम हो रहे हैं। अगला देखिए, अली शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। अली एक शब्द है ये, इसके यहाँ पर अनेकार्थी शब्द बताना है हमें। ऑप्शन देखिए, भंवरा कोयल, दूसरा यहाँ पर दिए हैं ऑप्शन भंवरा आम्र, तीसरा कोयल सुख, चौथा यहाँ पर दिया है कोयल अज, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अली मतलब क्या होता है, भंवरा, और अली मतलब कोयल होता है, अर्थात पहला ऑप्शन सही है। तो अली में भंवरा और कोयल ये दोनों इसके क्या हैं, यहाँ पर अनेकार्थी शब्द हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में दिन शब्द का श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द बताइए। श्रुति सम भिन्नार्थक, श्रुति सम भिन्नार्थक का मतलब क्या है कि भाई सुनने में जैसे एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ जो होते हैं अलग होते हैं, उनको हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहेंगे। तो देखिए जैसे इसमें से दिन का पूछ रहा है, भाई पूछ रहा है कि दिन का श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द बताओ कौन सा है। ऑप्शन देखिए, हीन, सीन, दीन और दान। तो क्या है, दिन का यहाँ पर दीन है। अब दिन का मतलब क्या है, देखिए दिन का मतलब जो भाई सवेरा हो रहा है, दिन रात है ना, ये दिन हो गया। और दीन जैसे है ना, दीन दुखी, तो वो शब्द दीन हो गया। ठीक है, अब सुनने में देखिए एक जैसे थोड़ा सा लगेंगे लेकिन इनका अर्थ जो है क्या है, भिन्न है। तो श्रुति सम भिन्नार्थक अर्थ, श्रुति सम मतलब श्रुति में समान, और भिन्नार्थक अर्थ मतलब भिन्न अर्थ में। ठीक है, अगला देखिए, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए वाक्यों के लिए एक शब्द में से हमें बता देना है कि कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। देखिए यहाँ पर पहले ऑप्शन में क्या दिया है, पहले ऑप्शन में दिया है फ्रेंड्स, बुरे मार्ग पर चलने वाला, इसको क्या बोलते हैं, कुकर्मी, ये यहाँ पर ठीक है। अगला देखिए, छुटकारा दिलाने वाला, त्राता, ये भी ठीक है। अगला है आकाश में घूमने वाला, इसको आकाश वृत्ति कहते हैं, नहीं, ये गलत है। तीसरा अगला देखिए यहाँ पर, जिसे करना कठिन हो, इसको दुष्कर कहते हैं, ये भी ठीक है। और फिर यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं था। तो देखिए इसमें से हमें याद रखना है क्या, कि बुरे कर्म को, बुरे मार्ग पर चलने वाला, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं कुमार्गी। ठीक है, कुमार्गी बोलते हैं, बुरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी होगा। अगला देखिए यहाँ पर जो छुटकारा दिलाने वाला था ये त्राता था। ठीक है, ये भी सही था। और यहाँ हमें इसको याद रखना है कि जिसे करना कठिन हो इसको दुष्कर कहेंगे। अगला देखिए, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या है। शब्द है स्वल्प और इसका संधि विच्छेद हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन देखिए दिया है, सुधन अल्प, स्वाधन अल्प, और फिर है साधन अल्प या सुधन अल्प। तो स्वल्प का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर होता है सुधन अल्प। ठीक है, सुधन अल्प, और ये बन जाता है स्वल्प। ये कैसे बनता है, देखिए यहाँ पर जैसे ये सुधन अल्प, सु का यहाँ उ हुआ प्लस आ हुआ। अब देखिए एक यण संधि होती है, तो यण संधि का क्या नियम होता है, यण संधि का नियम होता है यदि ई उ ऋषि के बाद में कोई असमान स्वर आए तो ई का या, उ का वा और ऋषि का रा हो जाता है। तो यहाँ पर उ का क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सुधन अल्प में ये वा हो जाएगा, तो अर्थात स्वल्प बन जाएगा इससे। अगला देखिए, नीलकंठ में कौन सा समास है। यहाँ पर हमें बताना है कि नीलकंठ में समास कौन सा है। ऑप्शन देखिए, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास और द्विगु समास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नीलकंठ में क्या है कि इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन सही होगा। क्यों, क्योंकि नीलकंठ किसको बोलते हैं, नीलकंठ बोलते हैं यहाँ पर शिव को। तो चूंकि अगर कोई तीसरा शब्द वहाँ पर प्रधानता बताता है तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। तो नीलकंठ में क्या है, बहुब्रीहि समास है। तो इस प्रकार से नीलकंठ बहुब्रीहि होगा। तो इनमें से कोई नहीं, ये आंसर होगा। दूसरी बात देखिए, अगर यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए होते, ये इनमें से कोई नहीं विकल्प ना होता यहाँ पर, तब क्या करते हम, तब यहाँ पर हम कर्मधारय इसको लगा देते। इसलिए लगा देते क्योंकि नीलकंठ में यहाँ कंठ को जो है ये नीला बता रहा है ना, विशेषता बता रहा है, तो इस प्रकार से फिर वहाँ पर कर्मधारय लगाते। लेकिन ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर ये मौजूद है तो हम इसको ही टिक करेंगे। यदि यहाँ पर दिया होता कि बहुब्रीहि समास तो उसको एकदम आँख मीच के तो टिक ही करते। अगर देखिए दोनों चीज़ दिया होता, कर्मधारय और बहुब्रीहि, तब बहुब्रीहि को ही सही माना जाता। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नरेश घर गया, उसने माँ को देखा, वाक्य संश्लेषण द्वारा निर्मित संयुक्त वाक्य क्या होगा। यहाँ पर क्या है, देखिए ये 2 वाक्य दिए हैं। क्या दिया है, नरेश घर गया फुल स्टॉप मतलब पूर्ण विराम, फिर इसके बाद उसने माँ को देखा।
अब इसी को हमें क्या करना है, संश्लेषित करना है। संश्लेषण मतलब जोड़ना है, और जोड़ने के बाद में हमें संयुक्त वाक्य बनाना है। तो संयुक्त वाक्य क्या बनेगा वो हमें बताना है, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है, नरेश ने घर जाकर माँ को देखा। दूसरा है, नरेश घर गया और उसने माँ को देखा। तीसरा है, नरेश घर गया तब उसने माँ को देखा। चौथा है, नरेश घर गया और फिर ब्रैकेट में उसने माँ को देखा। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? ये सही विकल्प है यहाँ पर डी, ठीक है। नरेश घर गया और उसने माँ को यहाँ पर देखा, ये ब्रैकेट में। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर एक युक्ति दी गई है और इसमें से हमें बताना है कि भाई कौन सा रस इसमें मौजूद है। तो है देखिए, ये वाक्य पढ़ते हैं हम कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। तो ये जो है इसमें से कौन सा रस है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है, करुण रस, रौद्र रस, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्या है देखिए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, इसमें वियोग श्रृंगार है। देखिए ये तब की बात है जब रावण सीता जी को हर ले गया होता है, तो राम क्या करते हैं कि देखिए खग से, है ना, हे खग मतलब पक्षियों से पूछते हैं, मृगों से पूछते हैं, और मधुकर श्रेणी सबसे पूछते हैं वो, और कहते हैं कि क्या तुमने सीता को देखा है। तो ये वियोग श्रृंगार है, क्योंकि जब नायक और नायिका का मतलब दूर होते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो वहाँ पर जो श्रृंगार होता है, वो रस होता है, वो वियोग होता है, नहीं वियोग श्रृंगार वहाँ पर होगा। क्योंकि जो श्रृंगार रस है वो दो तरह का होता है ना, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जब नायक नायिका पास आते हैं, मिलते हैं, तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। अगला देखिए प्रश्न, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो कह रहा है कि भाई सामान्य बात का विशेष बात से और विशेष बात का सामान्य बात से अगर समर्थन किया जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन देखिए, विरोधाभास, दूसरा ऑप्शन है संदेह, तीसरा है अर्थांतर न्यास, चौथा है विशेषोक्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि ये अर्थांतर न्यास जो अलंकार है यहाँ पर मौजूद होता है। यदि विशेष बात का सामान्य बात से और सामान्य बात का विशेष बात से क्या होता है, वहाँ पर समर्थन किया जाता है। अगला देखिए प्रश्न है, फूंक फूंक कर पैर रखना, मुहावरे का अर्थ बताना है। ऑप्शन है देखिए, धीरे धीरे चलना, डर कर कदम रखना, और तीसरा है पैर रखते हुए फूंक मारना, चौथा है यहाँ पर सोच विचार कर काम करना, और फिर दिया है इनमें से कोई नहीं। तो फूंक फूंक कर पैर रखने का क्या अर्थ होता है? अर्थ होता है सोच विचार कर काम करना, है ना। अगला देखिए, निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, यशपाल और भीष्म साहनी। तो ये निर्मला उपन्यास के कौन है? प्रेमचंद है, ठीक है। प्रेमचंद जो कि बहुत ही महान लेखक रहे हैं। इनके और जो उपन्यासों की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे सेवा सदन है, वरदान है, प्रेमाश्रय है, और सबसे देखिए महत्वपूर्ण है इनका जैसे गोदान, गबन, इस तरह के जो है ना, कर्मभूमि भी एक है, मंगलसूत्र है। तो ये बहुत ही अच्छे उपन्यास हैं इनके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 27 से लेकर 30 तक जो है ये आपठित गद्यांश है, उसको पढ़ के यहाँ पर उत्तर देना है। तो इसमें हम टाइम नहीं लेंगे आपका, इसको आप चाहें अगर हल करना, प्रैक्टिस करना यदि चाहें, तो मैं आपको यहाँ पर स्क्रॉल किए दे रहा हूँ, आप इसको एक बार इसको स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा, और मैं यहाँ उसके आंसर और जो वो प्रश्न है वो भी आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये काफ़ी देखिए बड़ा पैरा है यहाँ पर, इसको आप पढ़ सकते हैं, और ये इसके यहाँ पर प्रश्न रहे, ठीक है। 27वां प्रश्न ये है, ये इसका यहाँ पर देखिए 28वां प्रश्न है, ये इसका 29वां प्रश्न है, ठीक है, और ये 29वां, और इसका आगे यहाँ पर एक प्रश्न दिया है जो कि 30वां प्रश्न है। तो इस तरह से हमने हिंदी वाला सेक्शन जो है पूरा कर लिया है। अब जीएस वाले क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो जीएस के देखिए 20 क्वेश्चन आते हैं, और हम इसको 20 मिनट के अंदर अंदर समाप्त करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले जो हिंदी है उसको भी हमने 30 मिनट के अंदर अंदर ही क्या कर लिया था कि पूरा कर लिया था। तो देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है देखिए, तमिल व्याकरण
की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? तो तमिल व्याकरण की एक रचना है जो कि मौजूदा रचना है सबसे पुरानी। कौन सी है देखिए यहाँ पर, तोलकाप्पियम, शिल्पाधिकारम, वलयपथी और मणिमेखलय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये है देखिए तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम जो है ये तोलकाप्पियर द्वारा लिखी गई एक रचना है जिसमें से कि उस समय का इतिहास और एक ये व्याकरण ग्रंथ भी है। अब देखिए ये जो तमिल व्याकरण है या फिर तमिल साहित्य है, तो तमिल साहित्य जो है जो दक्षिण भारत में संगम हुए हैं, तो 3 संगम हुए हैं, संगम साहित्य जिसको कहते हैं। तो ये रचना भी संगम साहित्य की है। तो दक्षिण भारत में देखिए 3 यहाँ पर क्या हुई हैं कि 3 संगम हुए हैं। तो दक्षिण भारत में जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है यहाँ पर पांड्यों का क्षेत्र था, ठीक है, मतलब पांड्य जो राजा थे, पांड्य राजा यहाँ पर राज्य करते थे और यहाँ पर 3 जो है संगमों का यहाँ पर आयोजन किया गया था। उन संगमों में से जैसे कि ये मदुरई, कपाटपुरम और मदुरई, मतलब कि पहला जो संगम हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, मदुरई में हुआ था, ठीक है, मदुरई में। और यहाँ पर देखिए ये जो संगम हुए थे, इन संगम में उस समय जो रचनाएं की जाती थी उनका संकलन किया जाता था। तो यहाँ पर क्या है कि पहली जो यहाँ पर संगम की संगोष्ठी हुई थी तो उस समय की रचना जो है मौजूद नहीं थी, लेकिन सबसे पुरानी मौजूद रचनाओं में से यहाँ पर ये जो व्याकरण की रचना है जिसको हम यहाँ पर तोलकाप्पियम कहते हैं, ये तोलकाप्पियर द्वारा ये लिखी गई थी। वहीं पर देखिए ये शिल्पाधिकारम जो है ये भी महत्वपूर्ण है। शिल्पाधिकारम जो है ये अलिंगो अडिगल द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? अलिंगो अडिगल, अलिंगो अडिगल के द्वारा लिखी गई थी। और इसमें से बहुत ही मार्मिक ये कह सकते हैं कि ये ग्रंथ है। इसमें से उस समय एक कंडगी नाम की एक नायिका कह सकते हैं, तो उसका एक पति था केवलन और कंडगी, इसकी इसमें कहानी है। और ये मतलब कि उस जैसे हमारे यहाँ पर उत्तर भारत में रामायण और इसकी कहानी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, वहाँ पर इसकी कहानी भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। और वो जो कंडगी थी उसको देवी के रूप में यहाँ पर पूजा भी जाता है। तो ये इनकी यहाँ पर रचनाएं हैं। अगला देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? ये प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं फ्रेंड्स, इसके जीएस वाले आप देखेंगे कि बहुत क्वालिटी वाले प्रश्न हैं। आयोग लगभग ऐसे ही प्रश्न फ्रेम करेगा। तो देखिए हमें ये बताना है कि कौन सी ऐसी घटना हुई थी जिसके बाद में वल्लभ भाई पटेल जो थे इनको सरदार की उपाधि मिली और फिर इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाने लगा। ऑप्शन है देखिए, बारदौली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह और दांडी यात्रा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ था कि ये बारदौली सत्याग्रह हुआ था। बारदौली सत्याग्रह दरअसल हुआ था यहाँ पर 1928 में। तो 1928 में क्या था कि जो गुजरात वाला क्षेत्र है, बारदौली वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर कृषकों को लगान बढ़ा दिया गया था। तो कृषकों के लिए क्या किया गया कि लगान की जो मात्रा है उसको कम से कम 22% कर दिया गया। तो इसके विरोध पे किसान इकट्ठा हुए और इसका जो संगठन बना उसका नेतृत्व जो है यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसके बाद फिर सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने 6.03% फिर कर यहाँ पर लगाया, ठीक है। तो 22% से घटाकर कितना कर दिया, 6% कर दिया, या 6.03% कर दिया था कि भाई अब इतना हम टैक्स लेंगे। तो ये जब सफलता मतलब इनको मिली तो वहाँ की जो महिलाएं थीं उन महिलाओं ने इनको गांधी जी के माध्यम से उपाधि ये वाली प्रदान की थी जिसको यहाँ पर सरदार की उपाधि हम कह रहे हैं। अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो हमारे संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को बताता है कि भाई मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य हैं वो कौन कौन से होंगे? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर है अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 165 और है यहाँ पर अनुच्छेद 167, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 167, ये जो अनुच्छेद 167 है ये बताता है कि मुख्यमंत्री के कौन से कार्य होंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो अनुच्छेद 165 है, ये अनुच्छेद 165 भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए जो सरकार है तो सरकार के बाकी उस तरह वाले काम यानी कि जो कोर्ट वाले काम होता है वो कौन करता है, वो करता है महाधिवक्ता।
तो यहाँ पर अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता को रखा गया है, उसके कार्य को बताया गया है कि भाई अधिवक्ता क्या करेगा कि सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश होगा किसी भी मामले को लेके, ठीक है। तो यहाँ पर ये अधिवक्ता अनुच्छेद 165 में है। और यहाँ पर अगर हम मुख्यमंत्री के कार्यों की बात करते हैं तो अनुच्छेद 167 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, बारालाचाला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? तो ये जो बारालाचाला दर्रा है ये किसको किसको जोड़ता है? ऑप्शन देखिए, हिमाचल प्रदेश लद्दाख, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, या फिर उत्तराखंड और लद्दाख। अगला है देखिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बारालाचाला जो है ये किसको जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को ये जोड़ता है। तो हिमाचल प्रदेश में जो यहाँ पर लाहौल स्पीति वाला जो ज़िला है और लद्दाख में जो लेह वाला क्षेत्र है, ठीक है, इस दोनों को क्या करता है? ये यहाँ पर दर्रा जो है ये कनेक्ट करता है, इसको यहाँ पर जोड़ता है, ठीक है। बारालाचाला दर्रा, दर्रा क्या होते हैं? देखिए दर्रा जैसे कि मान लीजिए एक कोई पर्वत श्रृंखला है, तो इस पर्वत श्रृंखला में देखिए इधर से ये जो कट बन रहा है यहाँ से आवागमन जो है सुगमता से किया जा सकता है, इसी को यहाँ पर दर्रा कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो चालक का जो प्रतिरोध है वो किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन देखिए, चालक का पदार्थ यानी मटेरियल पर, दूसरा है लंबाई पर, तीसरा है इसके क्रॉस सेक्शन यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विपरीत, दूसरा है यहाँ पर देखिए चालक की आर्द्रता पे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है यानी कि प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोध किस पे निर्भर नहीं करता? चालक की आर्द्रता पे जो है प्रतिरोध यहाँ पर निर्भर नहीं करता। अब देखिए प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध को देखिए आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस कहते हैं इसको। जैसे कि रेजिस्टेंस क्या है कि जैसे ये बल्ब है ना, जो जैसे बल्ब है, तो ये बल्ब भी क्यों जलता है? क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा होता है और ये रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ पर प्रकाश पैदा करता है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न, पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक कह सकते हैं हम, कौन था? ऑप्शन देखिए, देवपाल, रामपाल, गोपाल या महिपाल। तो गोपाल जो है इसका क्या था कि संस्थापक था पाल वंश का। पाल वंश जो है ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे ये लोग, और बौद्ध धर्म को काफ़ी इन्होंने क्या किया था कि प्रचारित भी किया था। अब यहाँ पर देखिए जो ओदंतपुरी का जो क्षेत्र है बिहार में, तो ओदंतपुरी का जो क्षेत्र है यहाँ पर एक मठ की जो स्थापना है वो भी इसने क्या था कि गोपाल ने करवाई थी। तो गोपाल या पाल वंश का क्या था कि संस्थापक था। अगला देखिए, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है देखिए, शारदा अधिनियम, दूसरा है विजय लक्ष्मी पंडित अधिनियम, तीसरा है यहाँ पर नायडू अधिनियम, और चौथा है नानावटी अधिनियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को यहाँ पर शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ये दरअसल था क्या? देखिए 1929 में पहले चूँकि हमारे भारत में क्या होता था कि बाल विवाह होते थे, मतलब बहुत छोटे में ही, जब बच्चे एकदम से जानते ही नहीं थे। अब यहाँ तक कि देखिए कभी कभी तो क्या होता था कि लोग जब मतलब लेडी जब प्रेग्नेंट होती थी तब भी वो निर्धारित कर लेते थे कि भाई अगर किसी का एक का लड़का हुआ दूसरे का लड़की होगा तो हम क्या कर लेंगे, शादी कर देंगे। यहाँ पर फिर दूसरी कंडीशन क्या होती थी कि पता चले कि वो 6-6 महीने के हैं दोनों, इनकी यहाँ पर शादी कर दी गई। अब ऐसी स्थिति में ये होता था कि जब ये भाई बड़े होते थे और मान लीजिए कि एक दूसरे की कोई पसंद नहीं है, तब भी चूँकि ये शादी हो चुकी है तो वो ज़बरदस्ती बंधे हुए रहते थे। तो ये एक बहुत समाज की एक कुरीति थी। इस कुरीति को हटाने के लिए कई मतलब लोगों ने प्रयास किया, उसमें से एक ये हरविलास शारदा जी थे, है ना, और इन्हीं के नाम पे ये शारदा अधिनियम लाया गया था। तो शारदा अधिनियम जो है ये 1929 में लाया गया था, और इसमें क्या किया गया था, ये कहा गया था कि भाई जो लड़की की जो उम्र होगी तो उसको कितना, उसको रखा जाएगा 14, और जो लड़के की उम्र है इसको रखा जाएगा यहाँ पर 18। इसके बाद देखिए सरकार ने अभी जो हमारे यहाँ पर भारत में जो नियम है, अभी नियम क्या है, अभी भाई सिंपल सा नियम है कि भाई लड़की 18 प्लस होनी चाहिए और लड़का जो है यहाँ पर 21 प्लस होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए तो इसी का फिर यहाँ पर हम अपग्रेड वर्जन देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये 14 था पहले, ये 18 था। अब हालांकि सरकार ये कह रही है कि भाई अब हम और बढ़ाएंगे चीज़ों को। अब क्या करेंगे कि जो लड़की की जो एज है उसको हम 21 साल करेंगे, ये कोशिश अभी आगे चल रही है।
इससे देखिए कई फ़ायदे होते हैं। एक तो बहुत सारी जो महिलाओं की जो समस्याएं होती हैं, क्योंकि अगर छोटे में उनकी शादी हो जाती है तो उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ जाता है, वो पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, है ना, उनकी पढ़ाई छूट जाती है। इसके साथ साथ में घर की बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है। अगर बच्चे हो गए तो बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और चूँकि उम्र छोटी होती है तो उसमें डिजीज़ भी जो बहुत सारी हैं या कई तरह की उनको एनीमिया की शिकायत या कई चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए अभी भी प्रयास चल रहे हैं और अब तो खैर काफ़ी स्थिति ठीक है पहले की अपेक्षा, लेकिन अभी भी प्रयास किया जाना चाहिए आगे और अच्छा हो सके। ठीक है, तो ये था देखिए बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 में लाया गया था, जिसको हरविलास शारदा के मतलब उनके प्रयास से लाया गया था। अगला देखिए, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई? तो ऑप्शन है देखिए 2 सितंबर 1946, 14 सितंबर 1946, 26 अक्टूबर 1946 और 14 नवंबर 1946 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो अंतरिम सरकार में पहले जो मुस्लिम लीग थी वो शामिल नहीं हुई थी, फिर बाद में शामिल हुई थी। तो मुस्लिम लीग जो है यहाँ पर 26 अक्टूबर 1946 को इसमें से शामिल हुई थी। हालांकि देखिए 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कर लिया गया था। ठीक है, तो 24 अगस्त को यहाँ पर गठन कर लिया गया था, लेकिन उस समय ये मुस्लिम लीग जो थी उसमें शामिल नहीं हुई थी। फिर बाद में ये 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग इसमें शामिल हुई थी। अब देखिए ये अंतरिम सरकार देखिए इसलिए बनाई गई थी कि चूँकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ और हमने सोचा कि भाई हम संविधान निर्माण करेंगे, तो संविधान निर्माण करने के साथ साथ में हमें अपने देश को भी चलाना था। तो उसके लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था कि जिसमें से जब संविधान को बनाना होता था तो वही कैंडिडेट संविधान निर्माण का काम करते थे और जब दूसरे काम करने होते थे तो देश को चलाने का काम करते थे। इसलिए अंतरिम सरकार का जो गठन है वो यहाँ पर 24 अगस्त 1946 को किया गया था। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न, बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फिर चौथा है मौलिक अधिकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये किस में आता है? देखिए ये होती है रिट। तो रिट जो है ये जो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी की जाती हैं, ये अनुच्छेद 32 के तहत यहाँ पर जारी की जाती हैं। और ये अनुच्छेद 32 किसके तहत आता है? ये आता है यहाँ पर मौलिक अधिकारों के तहत। तो इस प्रकार से मौलिक अधिकार जो हमारे यहाँ पे हैं इसी में ये आता है अनुच्छेद 32। अब देखिए 32 के तहत दरअसल क्या होता है कि अनुच्छेद 32 ये अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को कि आप क्या कर सकते हैं कि 5 तरह की रिट जारी कर सकते हैं। 5 तरह की जो रिट जारी होती हैं उसमें से ये बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है कि भाई जो जिसको आपने बंदी बना लिया है तो उसको आप प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने पेश करो, उसको हम देखेंगे कि वो भाई मतलब बंदी बनाने जाने लायक है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है। वहीं पर देखिए अनुच्छेद 226 में क्या है कि यही जो अधिकार हैं ये अधिकार यहाँ पर हाई कोर्ट को भी दिए गए हैं। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो कौन सा यहाँ पर देखिए अनुच्छेद है जो यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन की बात करता है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हैं, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 248। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 244 हमें ये मतलब अधिकार देता है या फिर कहें कि इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो भी SC ST क्षेत्र हैं, है ना, SC ST क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जो बहुत सेंसिटिव क्षेत्र होते हैं। तो इनमें यहाँ पर इनका जो प्रशासन चलेगा वो कैसे चलेगा, इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद यहाँ पर 244 में किया गया है। वहीं पर देखिए अगर हम अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियों में से अनुसूची 6 हमें देखिए ये बताती है कि कुछ विशेष राज्य हैं, उन राज्यों में भी जैसे देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनमें से कैसा प्रशासन चलेगा ये अनुसूची यहाँ पर हमें 6 बताती है। और अनुसूची 5 देखिए ये होती है इसी के लिए, है ना, यानी कि SC और ST क्षेत्र में प्रशासन कैसे किया जाएगा, और इसी में अनुच्छेद ये यहाँ पर 244 इसके अंतर्गत आता है।
और देखिए अनुसूचियाँ जो अभी हम बता रहे हैं, तो अनुसूचियाँ संविधान में कितनी हैं? अब वर्तमान में देखिए 12 हैं, ठीक है। पहले ये 8 थी, 4 बाद में यहाँ पर जोड़ दी गई थी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन नदियों पर पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया था? ऑप्शन है देखिए दामोदर, महानदी, कृष्णा, लूनी और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पंचेत हिल बांध जो है ये किस में बनाया गया है? ये बनाया गया है दामोदर में। अब देखिए पंचेत हिल जो बांध है ये इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि दामोदर नदी जो है ये उफान में आती थी और ये नीचे जो बंगाल वाला पूरा क्षेत्र था यहाँ पे बाढ़ आ जाती थी। तो फिर एक प्रयास किया गया भाई 1959 में भाई प्रयास किया गया कि यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, इसमें बांध बनाएंगे कई सारे, ताकि पानी को हम क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें, नियंत्रित कर सकें। तो यहाँ पर पंचेत हिल बांध जो है ये इसी दामोदर से संबंधित है। और ये जो देखिए ये एक प्रकार से पूरी ये परियोजना चलाई गई थी कि दामोदर नदी घाटी परियोजना चलाई गई थी। और इस परियोजना को हमने अमेरिका में एक नदी है, आई होप अगर मैं सही हूँ तो शायद टेनेसी नदी थी, तो अमेरिका में जो नदी थी उस नदी के हिसाब से इसको क्या किया गया था कि यहाँ पर हम कंसेप्ट लेके इसको यहाँ पर बनाए थे। अगला देखिए, अगला प्रश्न है निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? तो निम्बस ये है किस तरह का मेघ होता है? ऑप्शन देखिए पंख की तरह लगने वाला, ढेर की तरह लगने वाला, वर्षा मेघ और ऊपर से गोलाकार लगने वाला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो निम्बस मेघ होता है ये होता है वर्षा मेघ। ये वर्षा मेघ ऐसा होता है देखिए कि ये काफ़ी एक तो गहरा होता है और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 7 से 7.5 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। इसकी इतनी ऊंचाई होती है, वहाँ तक इसकी ऊंचाई हो सकती है। और ये काले घने बादल होते हैं और ये वर्षा करते हैं काफ़ी ज़ोरों से। इसके साथ देखिए बाकी चीज़ें भी जैसे तड़ित झंझा है, ओला गिराना है, तो ये सब जो क्षेत्र है इसी में आता है। तो इसी को हम कहते हैं निम्बस मेघ, ठीक है। अगला देखिए, सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी और फिर देखिए खाली स्थान फिर देश पर हावी रहती है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि सर्दियों के मौसम में उत्तर पूर्वी, क्या उत्तर पूर्वी? अब ऑप्शन देखिए यहाँ पर काल बैसाखी, लू, व्यापारिक पवने, पश्चिम विक्षोभ, है ना। तो यहाँ पर देखिए सही ऑप्शन होगा इसका व्यापारिक पवने। अब पूरा देखिए सेंटेंस फिर से पढ़ते हैं। तो क्या होगा देखिए, सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने देश पर हावी रहती हैं, वे भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह एक शुष्क मौसम होता है। तो देखिए ये जो सर्दियों का मौसम होता है, सर्दियों के मौसम में जो हवाएं चलती हैं, देखिए अपना जो इंडिया है ये इस तरह से है, मान लीजिए ये एक इसका रफली देख लीजिए आप, ये मान लीजिए इंडिया है, ठीक है। तो जो हवाएं हैं यहाँ पर ऐसे चलती हैं, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर देखिए कैसे चलती हैं, इनकी दिशा ये होती है इधर को। तो ये जो हैं ये उत्तर पूर्व से यहाँ पर ये नीचे को ऐसे चलती हैं। तो जब ऐसे चलती हैं ये हवाएं, तो देखिए ये स्थलीय भाग से जाती हैं जल की ओर। अब स्थल भाग चूँकि सूखा होता है, तो ये जो मौसम है सर्दियों वाला शुष्क होता है, यहाँ पर बारिश नहीं होती है। हालांकि देखिए आपको और थोड़ा सा मैं बताऊँ कि ये देखिए अगर इसमें मान लीजिए क्या होता है कि यहाँ से जो हवाएं ऐसे चलती हैं, ये हवाएं, तो ये कुछ हवाएं देखिए इधर से ये वाली देखिए, ये वाली लाइन देखिए आप, ये तो ये हवाएं जो हैं यहाँ पर अपनी इस वाली खाड़ी से, जो बंगाल की खाड़ी है, इससे होके हुए जाती हैं और फिर ये यहाँ पर वर्षा करती हैं तमिलनाडु पे। तो प्रश्न ये पूछता है कि सर्दियों में वर्षा कहाँ होती है? तो सर्दियों में जो वर्षा है तो उत्तर पूर्व से जो चलने वाली यहाँ की जो व्यापारिक पवनें होती हैं, इनसे जो वर्षा होती है यहाँ पर तमिलनाडु में होती है। सर्दियों में एक वर्षा और भी होती है जो इधर से होती है, क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होता है कि जब यहाँ से एक प्रकार से कहें कि जो भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है, यहाँ से जब इधर को चलती हैं हवाएं, तब थोड़ा सा वर्षा इधर कहती हैं। इसको हम महावट के नाम से जानते हैं, ठीक है। हालांकि ये काफ़ी डिटेल की बात, अगर कभी इसमें प्रश्न आएंगे तो हम वो भी आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फिलहाल। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है देखिए पीवी नरसिम्हा राव, दूसरा है अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरा है डॉक्टर मनमोहन सिंह, चौथा है चौधरी चरण सिंह और इनमें से फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए 1991 में क्या हुआ, एलपीजी रिफॉर्म हुआ। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन
प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यानी कि यहाँ पर ये जो एलपीजी रिफॉर्म हुआ था उस समय, तो उस समय यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे यहाँ पर देखिए पीवी नरसिम्हा राव। अब पीवी नरसिम्हा राव वहाँ पर प्रधानमंत्री थे, और यही बात करें कि जो मनमोहन सिंह थे वो क्या थे कि यहाँ पर मतलब कि वित्त के मंत्री थे। ठीक है, वित्त मंत्री थे। तो वित्त मंत्री जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव ने, इन दोनों ने मिलके यहाँ पर एलपीजी रिफॉर्म लाया था। एलपीजी रिफॉर्म देखिए आने से देश में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आए, क्योंकि पहले सारा जो कंट्रोल होता था बिजनेस में, ये सारी चीज़ों में, वो किसका होता था? राज्य का होता था। लेकिन फिर इसके बाद में यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में कई सारी चीज़ों को दिया गया। और देखिए उस समय क्या था कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा मतलब कि खाद्य की समस्या थी, और हमारे देश में उस समय फूड की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा डेंजर स्थिति में थी। और जब हमारे पास एकदम से पैसा नहीं था देश में, तब मनमोहन सिंह और इन्होंने मिल के क्या किया था कि हमारे देश को डूबने से बचा लिया था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो ठीक है, तो एलपीजी जो रिफॉर्म है, ये हमेशा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एलपीजी रिफॉर्म क्या था, या कितने में हुआ, इस समय प्रधानमंत्री कौन था, इस समय वित्त मंत्री कौन था। तो देखिए हमने सब चर्चा की ना। तो ये एक प्रश्न में कई डायमेंशन जो है हम देखने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर कभी प्रश्न वैसे भी पूछेगा आप आसानी से कर ले जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, भोजन को चबाने वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है देखिए चवर्णक, छेदक, रदनक, और यहाँ पर दूध के दांत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई भोजन को चबाने के लिए दांत कौन से होते हैं? देखिए भोजन को चबाने के लिए जो दांत होते हैं यहाँ पर, ये होते हैं चवर्णक। अब दांतों का देखिए क्रम हम थोड़ा सा अगर आपको बताऊं, तो दांतों का क्रम क्या होता है कि दांत पहला होता है देखिए कृंतक, दूसरा होता है हमारे पास यहाँ पर रदनक, फिर होता है अग्र चवर्णक, और फिर होता है यहाँ पर चवर्णक। ठीक है, अब देखिए इनकी संख्या बताता हूँ। क्या होता है कि देखिए जो अगर एक जबड़े को लें आप, तो सबसे पहले जो बच्चों के दांत जमते हैं ना, वो यही वाले जमते हैं जो 4 दांत होते हैं। जैसे नीचे वाले जबड़ा को लेना, तो नीचे 4 दांत जमेंगे, इनको हम कहेंगे क्या? यहाँ पर कहेंगे कृंतक। दूसरा होता है रदनक। रदनक वो वाले दांत होते हैं जो नुकीले नुकीले होते हैं, 2 ठो। ठीक है, तो वो 2 होते हैं यहाँ पर। फिर देखिए अग्र चवर्णक होते हैं, तो ये होते हैं 4। देखिए अग्र चवर्णक और फिर चवर्णक होते हैं 6। तो संख्या कैसी है? 4 2 4 6। अब इसमें देखिए ये जो कृंतक होते हैं ये काटने का काम करते हैं। रदनक ये जो नुकीले वाले होते हैं ये यहाँ पर भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। और यहाँ पर अग्र चवर्णक और चवर्णक ये पीछे वाले दांत होते हैं जिसको दाढ़ बोलते हैं, तो वो यहाँ पर खाने को पीसने का काम करते हैं। ठीक है, ये इनका क्रम होता है। वहीं पर देखिए ये जो रदनक होता है ना, रदनक जो मांसाहारी पशु होते हैं उनमें ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, रक्त कैंसर को कहा जाता है। रक्त कैंसर को क्या कहते हैं? ऑप्शन है देखिए रेबीज, हाइपरमेट्रोपिया, और दूसरा है यहाँ पर ल्यूकेमिया, और चौथा है मायोपिया। तो रक्त कैंसर को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। रक्त कैंसर दरअसल क्या होता है कि जब जो हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल होते हैं, क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है ना, तो ब्लड में क्या होता है देखिए, एक तो होता है मतलब लाल रक्त कणिकाएँ, एक होती है WBC यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएँ, और फिर प्लेटलेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें से जब वाइट ब्लड सेल जो होती हैं हमारी, यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएँ, जब इनकी संख्या अनियंत्रित रूप से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसी को कहते हैं हम ल्यूकेमिया, और इसी को कहते हैं ब्लड का कैंसर। अगला देखिए, गगनयान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से कैसे संबंधित है? तो देखिए अभी 2024 में गगनयान बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो इसको आप करंट का प्रश्न मान सकते हैं। तो गगनयान जो है किस तरह का कार्यक्रम है, वही देखिए इसमें पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए, यह भारत का पहला संचार उपग्रह है। दूसरा, यह इसरो द्वारा विकसित एक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। तीसरा है, यह भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन है। चौथा है, यह बृहस्पति तक भारत का पहला मिशन है। और या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा? देखिए तीसरा विकल्प जो है सही है, क्योंकि ये क्या है, जो हमारा यहाँ पर गगन मिशन है ना, गगनयान, तो गगनयान क्या करेगा कि यहाँ से लोगों को, अपने मतलब भारतीय यात्रियों को ले जाएगा। स्वदेशी मानव अंतरिक्ष यान, यानी कि मानव जाएगा अंतरिक्ष में पहली बार भारत से इस गगनयान मिशन के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नवंबर 2024 में पहले एशियाई
बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो करंट का प्रश्न है देखिए ये। और तो ये एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में यानी कि नवंबर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया है? तो ऑस्ट्रेलिया में हमने एक नया वाणिज्यिक दूतावास खोला है। कहाँ पे? ऑप्शन देखिए, सिडनी, ब्रिस्बेन, मेलबर्न, पर्थ। कहाँ पर? ब्रिस्बेन में हमने खोला है। अगला देखिए, शारदा सिन्हा जिनका हाल ही में यानी कि नवंबर 2024 में निधन हुआ है, किस क्षेत्र से जानी जाती हैं या फिर किस क्षेत्र की थी ये? ऑप्शन है देखिए, राजनीति, साहित्य, संगीत और खेल। तो ये किससे संबंधित थी फ्रेंड्स? ये देखिए यहाँ पर हमारी संबंधित थी, यहाँ पर ये जो संगीत है ये संगीत से संबंधित थी। ठीक है, शारदा सिन्हा संगीत से संबंधित थी। तो ये वाले प्रश्न देखिए हो गए किसके वाले? जीएस वाला पूरा कर लिया हमने। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ लेते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो देखिए इसमें से कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन ही आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ में कि कंप्यूटर पर जानकारी फिर यहाँ पर खाली स्थान के रूप में स्टोर की जाती है। ऑप्शन देखिए, एनालॉग डाटा, डिजिटल डाटा और फिर है यहाँ पर मॉडेम डाटा और फिर दूसरा है वाट्स डाटा और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो कंप्यूटर में जो जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन या डाटा है वो डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। देखिए डिजिटल डाटा का क्या मतलब? डिजिटल शब्द बना है डिजिट से, है ना, डिजिट। और डिजिट कंप्यूटर में क्या होती है? 0 और 1, ये दोनों क्या कहलाती हैं? डिजिट कहलाती हैं। इनको हम बाइनरी डिजिट भी कहते हैं क्योंकि बाइनरी का मतलब होता है 2। और दरअसल ये जो डिजिट होते हैं 0101 इनका जो बेस होता है आधार ये 2 होता है। ठीक है, तो जो डाटा हमारा मेमोरी में डेटा का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, देखिए मेमोरी दरअसल ये कुछ ब्लॉक्स होती है इस तरह से, इन ब्लॉक्स में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो 0 1 1 1 0 या इस तरह की जो भी है इस तरह डेटा को क्या किया जाता है? इस मेमोरी में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कंप्यूटर में डेटा जो है वो डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आप ये कहेंगे कि क्या इमेज को भी डिजिटल रूप में स्टोर करते हैं? हाँ डेफिनेटली, चाहे इमेज हो, चाहे सॉन्ग हो, चाहे वीडियो हो, ऑडियो हो, कोई भी एनीथिंग, सारा कुछ जो होगा वो डिजिट में स्टोर होगा कंप्यूटर में। अगला प्रश्न देखिए, आवश्यक शर्तों का कौन सा सेट एक ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक का कारण बनता है? तो देखिए कंप्यूटर में डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक का ये मतलब होता है, मान लीजिए जैसे कि 2 प्रोसेस हैं, प्रोसेस P1 और प्रोसेस P2। एक मान लीजिए कि यहाँ पर रिसोर्स है, कोई रिसोर्स R1 और एक रिसोर्स है यहाँ पर R2। अब बात ये है यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए ये जो P1 है, ये P1 इस रिसोर्स को R1 रिसोर्स को क्या किया है कि अपने आप में एक्वायर किए है, मतलब इस पे ये काम कर रही है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ये P2 है, P2 क्या है कि P2 यहाँ पर R2 को एक्वायर किए हैं और ये जो P2 है ये डिमांड कर रही है कि मुझे चाहिए R1। ठीक है, और यहाँ पर P1 कह रहा है कि मुझे चाहिए R2। अब ऐसी स्थिति में देखिए क्या होगा कि यहाँ पर मान लीजिए ये रिसोर्स है 2, अब इसमें से एक को एक्वायर किए हैं और दूसरे की डिमांड कर रहे हैं। अब ऐसी जो स्थिति है, ऐसी स्थिति को हम कहेंगे डेडलॉक की स्थिति, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेस हैं वो दोनों प्रोसेस फंस जाएंगी। एक भाई यहाँ पर P1 जो है, P1 को भी रिसोर्स नहीं मिलेगा R2 और यहाँ पर P2 प्रोसेस को R1 नहीं मिलेगा, और पहले से ये एक जो रिसोर्स है इसको क्या किए हैं कि अपने आप में ऑक्यूपाई किए हैं। ऐसी स्थिति को यहाँ पर डेडलॉक कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि आवश्यक शर्तों का कौन सा सेट एक ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक का कारण बनता है? तो यहाँ पर कौन सा ऐसा सेट है जो डेडलॉक का कारण यहाँ पर बनेगा? अब देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, ब्लॉकिंग सेंड, रेस कंडीशन, होल्ड एंड वेट और रैम ओवरफ्लो। दूसरा है यहाँ पर ब्लॉकिंग सेंड एंड दूसरा है रेस कंडीशन, और इसी में अगला है पॉइंट देखिए कैश इनकोहेरेंसी और रैम ओवरफ्लो। तीसरा यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया है ये दिया है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रियम्पशन और होल्ड एंड वेट एंड यहाँ पर सर्कुलर वेट।
देखिए तो ऑप्शन यही वाला सही है। अब देखिए अगर आपने कंप्यूटर कभी पहले नहीं पढ़ा है तो ये चीज़ आपको टफ लग रही हो थोड़ा सा, जैसे मैंने तो बता दिया कि भाई प्रोसेस P1 P2 है ना, ये R1 R2 रिसोर्स और इस तरह करके, लेकिन दरअसल इसकी पीछे पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक थ्योरी होती है कि प्रोसेसिंग जब करता है तो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कैसे होता है और प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में कौन कौन सी समस्या आती हैं, उसका यहाँ पर ये पूरा कंसेप्ट होता है। तो अभी इसको 1 मिनट में हम 2 मिनट में नहीं डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये समझिए कि अगर डेडलॉक है तो डेडलॉक के लिए यहाँ पर देखिए क्या क्या जो कंडीशन है वो बन के आएंगी। म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा, नो प्रीएम्पशन होगा, होल्ड एंड वेट होगा और सर्कुलर वेट होगा। इसका मतलब ये होता है, देखिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब कोई एक जैसे R1 मान लीजिए रिसोर्स है और इसको दो प्रोसेस P1 P2 दोनों कह रही हैं कि हमें दे दो हमें दे दो, ऐसी स्थिति में भी डेडलॉक यहाँ पर पैदा होने लगेगा। दूसरा देखिए नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन का ये मतलब जैसे अभी हमने देखा था कि भाई R1 और R2 रिसोर्स थे और यहाँ पर मान लीजिए कि एक एक प्रोसेस इसको क्या किए, होल्ड किए, लेकिन इसको छोड़ नहीं रही है, कह रहा है ये मुझे दूसरा वाला मतलब रिसोर्स दे दो, मैं उसको काम करूँगी तब पूरा मैं इसको छोड़ूंगी, लेकिन यहाँ पर दूसरी इसको डिमांड कर रही थी। तो ऐसे में नो प्रीएम्पशन मतलब आप उसको होल्ड किए हो, छोड़ नहीं रहे हो मतलब जो भी रिसोर्स लिए हो। दूसरा यहाँ पर देखिए होल्ड एंड वेट, आप होल्ड किए हो कुछ किसी रिसोर्स को और वेट कर रहे हो किसी दूसरे का कि वो भी मुझे मिल जाए, तो ये ऐसी स्थिति। अब ये देखिए बहुत ही मैं लेमैन लैंग्वेज में ये आपको बता रहा हूँ, इनके पीछे पूरा का पूरा कंसेप्ट होता है। अब सर्कुलर वेट देखिए वही सर्कुलर स्थिति बन जाती है जैसे कि अभी हमने वहाँ पर देखा था, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर जो हमारा डेडलॉक होता है ऐसी स्थिति में ये बनता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो गटर शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है ये यहाँ पर हमें बताना है। ऑप्शन देखिए रफ कार के लिए बाईं ओर छोड़ दिया गया स्थान, दूसरा है यहाँ पर दो भरे हुए पृष्ठों के बीच में डाला गया रिक्त स्थान, अगला है दो पैराग्राफ के बीच का स्थान, और फिर दिया है यहाँ पर सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो गटर होता है वो ये है कि सिलाई और बाइंडिंग के लिए बचा हुआ जो स्थान होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए जब हम प्रिंट निकालते हैं, देखिए जैसे ये A4 साइज़ की प्रिंट है मतलब पेपर है, तो हम क्या करते हैं कि इधर से ये थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देते हैं, और यहाँ देखिए छोड़ते तो इधर भी हैं हम थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, ये मार्जिन ऐसे छोड़ते हैं। यहाँ पर हम ज़्यादा छोड़ते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ से हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ से हमें बाइंड कराना है, ठीक है, तो बाइंड करा लेंगे हम इसको। तो यही जो बाइंडिंग वाला जो स्पेस है ना, सिलाई और बाइंडिंग के लिए जो एक तरफ हम स्पेस को बचा लेते हैं प्रिंट करने में, इसको हम यहाँ पर ये गटर कहते हैं। अब जब हमें डॉक्यूमेंट प्रिंट करना होता है तो ये जो गटर है इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि भाई हमें सिलाई के लिए या बाइंडिंग के लिए कितना यहाँ पर स्पेस चाहिए, ठीक है। अगला देखिए HTTPS किससे संबंधित है। तो देखिए HTTPS जो है किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, और यहाँ पर देखिए दूसरा दिया है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र, पहले में देखिए ट्रांसपोर्ट था है ना, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सिक्योर, दूसरा यहाँ पर दिया है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, तो यही सही है इसमें से। अब देखिए ये होता क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र यहाँ पर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब इसका मतलब क्या है, देखिए अभी जब पिछला वाला हमने टेस्ट देखा था मॉक टेस्ट, उसमें भी इसको हमने डिस्कस किया था कि भाई जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट इंटरनेट में बनाते हैं तो वो हाइपर टेक्स्ट होता है। हाइपर टेक्स्ट मतलब इसमें कुछ लिंकेज होते हैं और वहाँ पर हम जब क्लिक करते हैं तो हम दूसरे नए पेज में डायरेक्ट कर दिए जाते हैं, मतलब भेज दिए जाते हैं। तो ये जो डाटा हमारे पास आ रहा होता है, इस डाटा को यहाँ पर भेजने के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। उसमें से हमने एक एडवांस मतलब जब यहाँ पर प्रोटोकॉल यूज किया तो हमने इसमें एस जोड़ा, सिक्योर जोड़ा। इसमें क्या होगा कि जब भी मान लीजिए हम बैंकिंग का यदि कोई काम कर रहे हैं या कोई ऐसा सीक्रेट डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर जो है ये क्या करेगा कि डेटा को इनक्रिप्ट करके भेजेगा। डेटा को इनक्रिप्ट, अभी देखिए जैसे आप यदि मान लीजिए कि अकाउंट आपका उसमें है, बैंक में है, बैंक अगर आपको यहाँ पर मंथली स्लिप का वो भेजता है, ईमेल भेजता है, तो वो क्या करता है, वो सिक्योर कर देता है आपके पासवर्ड से।
तो पासवर्ड में कह देगा कि भाई आपका इसमें से भाई हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए, फिर उसमें मोबाइल नंबर का कम्बिनेशन करके डालो, तब मैं इस डॉक्यूमेंट को क्या करूँगा, ओपन करने दूंगा। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, देखिए किस सिक्योरिटी पर्पज़ से हो रही हैं। तो ये काम हमारा यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूहों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है देखिए हार्ड डिस्क, प्रिंटर, सीपीयू और मदरबोर्ड। तो इसमें से देखिए ये जो मदरबोर्ड है भाई ये अलग से यहाँ पर इंस्टॉल होता है, बाकी हार्ड डिस्क, सीपीयू, मदरबोर्ड ये एक ही ब्लॉक में यहाँ पर हमें मिल जाते हैं, तो ये अलग हो गया इससे। अगला देखिए, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं उनकी सहायता के लिए निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर मतलब दे दिया जाता है। ऑप्शन है देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्पीच रिकॉग्निशन, अगला है ऑडियो डिजिटाइज़र और चौथा है यहाँ पर सिंथेसाइज़र, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो व्यक्ति अपने हाथों से इनपुट नहीं दे सकता, मान लीजिए वो विकलांग है, कीबोर्ड और माउस नहीं चला सकता, तो उसके लिए हम क्या दे देते हैं, उसके लिए दे देते हैं यहाँ पर स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन जैसे हम जब बोलते हैं, अभी भी जैसे गूगल पे आप जाते हैं और यहाँ पर माइक पे क्लिक करके आप यहाँ पर कुछ बोल देते हैं, ठीक है, जैसे आपने मान लीजिए कोई भी बोल दिया कि भाई हमें ये चीज़ दो, दिखाओ, तो ये रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो रिकॉग्नाइज कर रहा है तो स्पीच रिकॉग्निशन है ये। ठीक है, रिकॉग्निशन मतलब समझना, उसको समझ लेता है और फिर हमें वो रिजल्ट देता है उसी के हिसाब से। अगला देखिए डेड लॉक क्या है। अभी देखिए हमने देखा था ना कि डेड लॉक की स्थिति कब आएगी, कैसे आएगी, तो यहाँ पर डेड लॉक क्या होता है वो पूछ रहा है। देखिए ठीक है, ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए हैं, वह स्थिति जहाँ प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है। देखिए एकदम सटीक ये डेफिनीशन आ गई। बोल क्या रहा है, कह रहा है कि ऐसी स्थिति जहाँ पर प्रोसेस अवरुद्ध हो जाती हैं, वो काम नहीं कर पाती हैं, प्रोसेस नहीं हो पाती है आगे, तो कैसे की स्थिति में देखिए, और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करती है। जैसे हमने यहाँ पर बात की थी कि एक P1 प्रोसेस और यहाँ पर P2 और यहाँ पर R1 और R2। अब यहाँ पर देखिए क्या था कि ये P1 जो थी इस रिसोर्स को एक्वायर की थी और डिमांड कर रही थी कि ये मुझे मिल जाए। अब वहाँ पर ये जो P2 था ये क्या किए था कि यहाँ इसको R2 को इसको एक्वायर किए था वो, ठीक है, और डिमांड कर रहा था कि मुझे R1 दे दो। ठीक, तो ये जो स्थिति आ रही थी, देखिए ये पूरी इस डेफिनीशन को क्या कर रही है, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो इसे कहते हैं यहाँ पर डेड लॉक। और ये हम जानते हैं कि डेड लॉक भाई प्रोसेस जब मैनेजमेंट होती है तब ये यहाँ पर ऐसी स्थिति आ सकती है। अगला देखिए, अच्छा एक चीज़ और देखिए, जब ये ऐसी स्थिति आती है तो एक होता है सेमाफोर। तो सेमाफोर के मतलब कंसेप्ट से या फिर कहें कि सेमाफोर के माध्यम से हम ऐसी स्थिति से निपटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कभी अगर ये पूछे कि भाई सेमाफोर क्या होता है तो उसको आप यहाँ पर बता सकते हैं कि डेड लॉक की स्थिति से बचाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगला देखिए, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ एंटी और फिर यहाँ पर ब्लैंक स्पेस के नाम से जाने जाते हैं। तो ये विंडोज़ 95, 98 या एंटी ये क्या है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर प्रोसेसर्स, डोमेन नेम और यहाँ पर मोडेम, मेमोरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये सही है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर है ना, विंडोज़ के वर्जन है। तो विंडोज़ हम जानते हैं ना सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे अभी हम मान लीजिए कि कुछ भी यूज कर, विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं, 10 यूज़ कर रहे हैं, 12 यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो विंडोज़ के वर्जन है ये, तो ये क्या है कि यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं ये सारे के सारे। ठीक है, अगला देखिए, विंडोज़ 10 सिस्टम में डेस्कटॉप पृष्ठभूमि को बदलने के लिए निम्न में से किस स्टेप का उपयोग किया जाएगा। तो देखिए जैसे विंडोज़ 10 आप यूज़ कर रहे हैं, अब इसका डेस्कटॉप निकालें आप। डेस्कटॉप जैसे ही हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सारे यहाँ पर देखिए आइकॉन दिखते हैं बहुत सारे, ठीक है, ये सब इस तरह, और ये पूरा यहाँ पर ये होता है, तो इसे हम कहते हैं भाई डेस्कटॉप है। ठीक है, ये अब इस डेस्कटॉप को यदि हमें बदलना है, इसकी कुछ बदलना, जैसे रेजोल्यूशन बदलना है, यहाँ पर जो मान लीजिए डिस्प्ले हो रहा है, कोई भी एक इसका पिक्चर डिस्प्ले हो रही है उसको हमें बदलना है, तो अगर ये सारा बदलना है तो क्या करेंगे, क्या स्टेप है, वही यहाँ पर देखिए पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए वैसे सीधे सीधे क्या करेंगे, आप माउस से यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद में प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएंगी, वहाँ फिर इसको क्या करेंगे आप वहाँ पर बदल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, तो वही यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए दिया है सीधे सीधे दूसरे ऑप्शन में, देखिए
दिया है कि डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और पर्सनलाइज्ड विकल्प को चुनें। तो जैसे ही आप डेस्कटॉप पर अपने माउस से यहाँ पर क्या करेंगे कि राइट क्लिक करेंगे, तो जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन हमें मिलेगा पर्सनलाइज्ड में जब जाएंगे तो जैसे मैंने अभी बात की कि भाई वहाँ पर रेजोल्यूशन बदलना है ना, उसका डिस्प्ले पिक्चर बदलना है, कई चीज़ें जो है ब्राइटनेस बदलनी है, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिलने लगेंगी। अगला देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किस मेन्यू के अंतर्गत मर्ज सेल्स कमांड पाई जाती है? तो मर्ज सेल्स कमांड जो है ये किस ऑप्शन के अंतर्गत पाई जाती है? ऑप्शन देखिए दिए हैं यहाँ पर, फॉर्मेट, स्टाइल, सीट और एडिट। तो ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है फॉर्मेट में। अब जैसे देखिए, मान लीजिए आपके पास एक कोई टेबल है, ठीक है, ये टेबल है। अब इस टेबल में आपने यहाँ पर इतने को सेलेक्ट किया, इसके बाद आप क्या किए कि आप गए फॉर्मेट में और फॉर्मेट में आपने क्लिक कर दिया मर्ज पे। तो ये जो दो सेल है ना, ये दो सेल एक हो जाएंगी, ठीक है, ये दो सेल क्या हो जाएंगी, इन दोनों के बीच में ये जो है ये हट जाएगा और ये दोनों एक सेल बन जाएगी। तो मर्ज इस तरह से यूज करेंगे यहाँ पे। अगला देखिए, इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्विचिंग तकनीक उपयोग की जाती है? तो देखिए, इंटरनेट में कौन सी स्विचिंग उपयोग की जाती है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए हैं, टेलीफोन स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग या फिर टेलेक्स स्विचिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन सी स्विचिंग यूज होती है? यूज होती है यहाँ पर पैकेट स्विचिंग। ये स्विचिंग क्या है? देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आप अपने घर पे बैठे हैं और अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं भाई, सीधे आप यूट्यूब में गए और आपने ओपन किया ये मेरा चैनल और यहाँ पे देखना शुरू किया आपने। अब क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ एक सर्वर है, गूगल का सर्वर, और इस सर्वर में ये मेरा जो यहाँ पर वीडियो है ये अपलोड है। जब यहाँ पर अपलोड है और आप यहाँ से देखना चाह रहे हैं तो होगा क्या, मान लीजिए कि इसके बीच में कई सारा नेटवर्क का जाल है और यहाँ से फिर इस तरह से करके आपके यहाँ पर आ रहा है कंप्यूटर में। तो यहाँ से देखिए क्या होगा कि ये जो मेरा वीडियो है ये वीडियो कई पैकेट में यहाँ पर कन्वर्ट बट जाएगा, ठीक है। और ये पैकेट क्या होगा कि स्विच होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कई सारे नेटवर्क हैं, मान लीजिए, ठीक है, ये नेटवर्क है, ये सारे नेटवर्क इस तरह से जुड़े हुए हैं आपस में। अब ये एक मान लीजिए एक पैकेट चला यहाँ पर और ये पैकेट यहाँ पर आया, इसने ये देखेगा कि भाई ट्रैफिक कहाँ है, और ये ट्रैफिक जहाँ से कम होगा उस रूट को अपना के आपके इस फ़ोन में दिखाई दे जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पर कह रहे हैं क्या, इंटरनेट की पैकेट स्विचिंग। तो इंटरनेट में यहाँ पर पैकेट स्विचिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, मेल में BCC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, यहाँ पर BCC के बारे में बोल रहा है कि भाई कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए हैं, BCC फील्ड में डाले गए एड्रेस को फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो देखिए ये यहाँ पर गलत है। दरअसल क्या होता है, जब मेल हम भेजते हैं ना, तो मेल को जब हम कंपोज करते हैं तो कंपोज करने पर यहाँ हमें कई ऑप्शन मिलते हैं। जैसे एक मिलेगा टू, फिर CC भी मिलता है ना, BCC भी मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो BCC है, BCC को बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो जब हम कोई मेल कई लोगों को भेजना चाहते हैं तो जिस एड्रेस को हम यहाँ पर डालेंगे, ये वाला एड्रेस जो है अन्य लोगों को शो नहीं होता। बाकी यहाँ पर CC में जो एड्रेस डालते हैं तो वो एड्रेस यहाँ पर शो होते हैं कि किसको किसको ये मेल जो है फॉरवर्ड किया गया है या भेजा गया है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर प्रश्न है, TCP एक फिर खालिस्तान प्रोटोकॉल है जबकि UDP एक खालिस्तान प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, पहला दिया है जैसे कनेक्शन ओरिएंटेड, फिर दूसरा है यहाँ पर कनेक्शन लेस, तीसरा एप्लीकेशन लेयर, और नहीं इसी में मतलब दूसरे ऑप्शन में ही, क्योंकि दो पूछ रहा है ना, यहाँ पर पूछ रहा है TCP और दूसरा पूछ रहा है UDP। तो देखिए मैं अगर सरल से बता ही दूँ आपको ये बिना पढ़े हुए, तो क्या होता है कि देखिए जब इंटरनेट पे आप काम करते हैं तो वहाँ पर हमें क्या होता है कि ये जो TCP एक होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसको कहते हैं TCP। ये जो TCP होता है दरअसल ये एप्लीकेशन लेयर का होता है, ठीक है। ये किसका होता है, एप्लीकेशन लेयर का। तो ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। दरअसल लेयर क्या होती हैं, अब अगर मैं ये आपको बताना चाहूँ तो जब भी हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो यहाँ पर 7 लेयर से होकर ये डेटा ट्रांसमिट होता है, ठीक है, 7 लेयर से। ये इसलिए होता है ताकि डेटा को हम सिक्योर रूप से भेजा जा सके। तो यहाँ पर 7 लेयर और यहाँ पर 7 लेयर, तो जब ही डेटा इधर से इधर भेजा जाएगा तो ये सारी लेयर से जो है होके यहाँ पर गुजरता है।
तो यहाँ पर देखिए ये जो टीसीपी है, तो टीसीपी जो होता है, ये जो प्रोटोकॉल है दरअसल ये होता है एप्लीकेशन लेयर पे। किस में होता है? ये एप्लीकेशन लेयर पे होता है ये। और यहाँ पर देखिए जो यूडीपी होता है, तो यूडीपी जो होता है ये यहाँ पर हमारा किस में होता है कि जो डेटा को हम भेजते हैं तो इसमें से जो हमारी लेयर, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है। ठीक है, तो ये किस में होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो यहाँ पर देखिए ये कोई ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है, तो टीसीपी जो है ये काम करेगा किस में? यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर पे, और ये जो है यहाँ पर काम करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ठीक है, और ये जो लेयर्स है मैंने बताया कि जैसे ये पूरा जब भी हम डेटा को मतलब सेंड कर रहे होते हैं तो ये डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने की पूरा एक सिस्टम है, एक लेयर, इसमें से 7 लेयर बटी होती हैं। अगला देखिए, इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है? तो जब भी आप यहाँ पर देखिए इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते हैं तो यहाँ पर जो सुरक्षा है, मुख्य सुरक्षा है, किससे होती है? ऑप्शन देखिए, पासवर्ड एड्रेस, यूज़र नेम, यूज़र एड्रेस, मोबाइल नंबर द्वारा, या फिर ऊपर इनमें से कोई नहीं। तो भाई इंटरनेट बैंकिंग में सबसे सुरक्षित चीज़ क्या होती है? हमारी पासवर्ड जो है, ये किसी को नहीं बताना चाहिए, और यही हमें क्या करता है? सिक्योरिटी प्रदान करता है। अगला यहाँ पर देखिए प्रश्न है, वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए वाईफाई हैकिंग अगर की जा रही है या होती है तो इसमें से किसका यूज करते हैं? ऑप्शन है देखिए, फायरवॉल, वायर शॉर्क, दूसरा है यहाँ पर देखिए अगला मतलब तीसरा नॉर्टन, और उपर्युक्त में से सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए वाईफाई हैकिंग के लिए यूज करते हैं किसका? फायरवॉल का। ठीक है, तो ये कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। अब देखिए इसमें से क्या है कि काफ़ी डिटेल तो हम देने की कोशिश किए हैं फ्रेंड्स, लेकिन वो भाई अगर चैप्टर वाइज पढ़ना है तो उसे हमें डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यूपी स्पेशल वाले प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें से 20 प्रश्न आते ही हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? ऑप्शन है देखिए, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध, दूसरा है यहाँ पर किंगडम ऑफ बनारस और टिहरी गढ़वाल, तीसरा ऑप्शन है यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ इलाहाबाद, चौथा है अवध प्रदेश, और फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर प्रदेश का ब्रिटिश शासन के दौरान जो नाम था वो क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध। इसके बाद देखिए आज़ादी के बाद में फिर क्या है कि 1950 में इसका नाम जो है उत्तर प्रदेश रखा गया था। उत्तर प्रदेश का ये जो नाम है देखिए ये रखा गया था 24 जनवरी को। तो यहाँ पर 24 जनवरी को हम अपना उत्तर प्रदेश का मतलब स्थापना दिवस भी कह सकते हैं कि मनाते हैं, और ये हर साल मनाया जाता है और इससे संबंधित प्रश्न भी पूछता है। तो हमें ये याद रखना है कि भाई 24 जनवरी जो है ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1950 से इसका नाम जो है उत्तर प्रदेश रख दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? मतलब यहाँ पर हाईएस्ट जो स्थान है ऊंचाई में कौन सा है? ऑप्शन देखिए, कैमूर पहाड़ियाँ, अमसोट चोटी, फिर है सोनपार पहाड़ियाँ, इसके बाद है अरावली पहाड़ियाँ, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश का उच्चतम स्थान जो है, उच्चतम बिंदु है वो है अमसोट चोटी। अमसोट चोटी जो है देखिए ये कहाँ पे है? ये है सहारनपुर में। ठीक है, सहारनपुर, तो ये सहारनपुर में है अमसोट चोटी। और जो हमारी शिवालिक पहाड़ियाँ यानी कि जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणियों का ये क्या है कि एक प्रकार से हिस्सा है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है कि लवण प्रभावित मृदाएँ मुख्यतः उत्तर प्रदेश में किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो लवण से प्रभावित जो मृदाएं हैं उत्तर प्रदेश में किस मंडल में पाई जाती हैं? ऑप्शन देखिए, आगरा एवं अलीगढ़, दूसरा ऑप्शन है मेरठ एवं मुरादाबाद, तीसरा ऑप्शन बस्ती एवं गोरखपुर, चौथा ऑप्शन झांसी और चित्रकूट, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये जो आगरा और अलीगढ़ है इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर जो मृदाएँ हैं वो कैसी हैं? यहाँ पर लवणीकृत मृदाएँ हैं। लवणीकृत मृदाएँ तब बनती हैं जब पानी यहाँ पर सिंचाई की गई, अगर मान लीजिए सिंचाई हुई और इसके बाद वाष्पीकरण तेज़ी से हो गया, तो हमारा जो ये वाला क्षेत्र है आगरा और अलीगढ़ वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या है कि तापमान ज़्यादा रहता है, वर्षा जो है ये यहाँ पर कम होती है।
तो वर्षा चूँकि कम होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर नहरों का विस्तार है, काफ़ी नहरों का जाल फैला हुआ है, तो यहाँ पर सिंचाई काफ़ी ज़्यादा की जाती है। और वो जो पानी जब ऊपर से यहाँ पर भाप बन के उड़ता है, तो वो जो लवण है इसके ऊपर यहाँ पर क्या कर देता है कि जमा कर देता है। लेकिन इससे क्या होता है कि जो मिट्टी है वो मतलब कि उपजाऊ नहीं रह जाती है, अनुर्वर भी हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? ऑप्शन है देखिए 25 नवंबर 1974, दूसरा है यहाँ पर 25 नवंबर 1975, फिर है 25 नवंबर 1976 और 25 नवंबर 1977, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश वन निगम जो है ये स्थापित किया गया है कब फ्रेंड्स? 25 यहाँ पर देखिए 25 नवंबर 1974, ठीक है, 25 नवंबर 1974 को ये स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त हैं? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कौन सी फसलें उपयुक्त हैं वो यहाँ पर हमें बताना है। ऑप्शन देखिए, चावल, मक्का, गेहूँ, दूसरा है यहाँ पर मक्का, आलू, गेहूँ, तीसरा है मक्का, गेहूँ, कपास, चौथा है गेहूँ, कपास, मूंग, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो यहाँ पर देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे जो फसल जो उगाई जा सकती हैं वो कौन सी हैं? देखिए मक्का, आलू और गेहूँ। तो मक्का, आलू, गेहूँ ये जो फसलें हैं यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती हैं, या कहें कि यहाँ के लिए अनुकूल भी हैं ये। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का धनरौल बांध और ब्लैक मतलब खालिस्तान पर निर्मित है। तो यहाँ पर धनरौल बांध जो है वो किस नदी पर है? ऑप्शन है देखिए घग्गर, केन, रिहंद, रोहिणी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो धनरौल बांध है ये घग्गर नदी में है, ठीक है। धनरौल बांध कहाँ पे है? घग्गर नदी में है। और अगर हम बात करें कि किस प्रदेश के किस ज़िले में है, तो यहाँ पर है देखिए सोनभद्र प्रदेश में, ठीक है। सोनभद्र ज़िले में ये जो धनरौल बांध है ये स्थित है और ये घग्गर नदी पर बना हुआ है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। तो पर्यटन विकास निगम की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई है? ऑप्शन देखिए 1972, 1974, या फिर 1989, या फिर 2001। तो यहाँ पर देखिए पर्यटन विकास निगम की जो स्थापना है उत्तर प्रदेश में की गई है 1974 को, ठीक है। कब की गई है? 1974 को। अगला देखिए, आयुध कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ अवस्थित है? आयुध कारखाना, ऑप्शन है देखिए कानपुर, लखनऊ, रेणुकूट, हजरतपुर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आयुध कारखाना जो है ये है कानपुर में, ठीक है। देखिए कानपुर जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, और उत्तर प्रदेश में कानपुर का बहुत बड़ा रोल है इंडस्ट्री वाले क्षेत्र में। इंडस्ट्री की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कानपुर में बनाई जाती हैं। हम ये कह सकते हैं कि सुई से लेके हवाई जहाज़ के पार्ट तक आपको कानपुर में मिल जाएंगे, यहाँ उसकी फैक्ट्री मिल जाएंगी। और यहाँ पर देखिए क्या है कि कानपुर में दरअसल यहाँ से जो डिफेंस का एक कॉरिडोर जो जोड़ रहे हैं, तो इससे भी क्या है कि यहाँ पर ज़्यादा जो है आयुध के लिए सामान बनेगा। एक चीज़ और, यहाँ पर देखिए गोला बारूद के लिए एक फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है, जो कि पूरे अपने जो एशिया है, एशिया में सबसे बड़ी गोला बारूद की फैक्ट्री कानपुर में यहाँ पर अवस्थित होगी। तो गोला बारूद के लिए या आयुध कारखाना के लिए अपना कानपुर जो है काफ़ी ज़्यादा अपना स्थान रखता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला प्रश्न देखिए, हस्तनिर्मित कागज़ का निर्माण होता है। तो हस्तनिर्मित कागज़ का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन देखिए बांदा में, हमीरपुर में, झांसी में, जालौन में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हस्तनिर्मित कागज़ का जो निर्माण है वो कहाँ होता है? जालौन में होता है। तो देखिए इसमें से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का हमने एक वीडियो भी इसमें बना रखा है, तो उसमें अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यूपी वाले सेक्शन हमने क्या किया है कि PYQ जो UPSSC के साथ साथ में जो PSC ने अपने लोक सेवा आयोग ने जो प्रश्न मतलब अपने एग्जामों में पूछे हैं उन सबको हमने सॉल्व करके पूरी प्लेलिस्ट में डाल दिया है। अगर आप उसमें जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये वाला वीडियो जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मिल जाएगा। तो उसमें हमने पूरे 75 ज़िलों में किस ज़िले में कौन सा जो उत्पाद है वो मुख्यतः बनाया जाता है, तो इसी से संबंधित ये वाला प्रश्न भी है, ठीक है। अगर आप उसमें जाएंगे तो हस्तनिर्मित कागज़ जो है ये जालौन ज़िले में वहाँ पर निर्माण किया जाता है। बाकी यहाँ देखिए हमीरपुर जो है, हमीरपुर में यहाँ पर जो चमड़े की जूती हैं वो बहुत बनाई जाती हैं। बांदा है तो देखिए यहाँ पर हमारा सजर पत्थर के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है ना। अगला देखिए प्रश्न है, फर्रुखाबाद फिर खालिस्तान कला का पर्याय बन गया है। तो देखिए फर्रुखाबाद में
किस तरह की कला होती है। अब ये भी देखिए उसी से संबंधित है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से। ऑप्शन है देखिए हाथ छपाई, चूड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन, चित्रकला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को आप चाहे जहाँ से पढ़िए उसको याद जरूर कर लीजिएगा, है ना, उससे प्रश्न आने की संभावना पक्का रहती ही है। और क्या किया गया है कि कई ऐसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के सामान हैं जिनको दिया गया है जीआई टैग। तो जीआई टैग जिसको मिला है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आयोग की नज़र उसमें ज़्यादा पहुंचती है। तो देखिए यहाँ पर फर्रुखाबाद के भाई पूछ रहा है कि फर्रुखाबाद में किस कला का निर्माण किया जाता है या किस तरह की यहाँ कला है। तो यहाँ पर देखिए है हाथ छपाई, है ना, तो हाथ छपाई जो है ये फर्रुखाबाद में होती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि भाई पहले जो अपना उत्तर प्रदेश था, तो उत्तर प्रदेश पहले भाग था किसका, बंगाल का, है ना, बंगाल प्रेसिडेंसी का। तो बंगाल प्रेसिडेंसी से फिर उत्तर प्रदेश को अलग करके कर दिया गया किसमें, आगरा प्रेसिडेंसी में यहाँ पर मिला दिया गया या इसके अधीन कर दिया गया। तो ये किस सन की बात है। तो देखिए ऑप्शन है अपने पास यहाँ 1832, 1833, 1834, 1835। तो ये कब की बात है, ये है देखिए 1800 यहाँ पर 33 की बात है। 1833 में इस प्रोविंस मतलब अपना जो उत्तर प्रदेश है इसको बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी में जोड़ दिया गया था। अगला देखिए, चौखंडी स्तूप और खालिस्तान में स्थित है। चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है, ऑप्शन देखिए बोधगया, सारनाथ, कौशाम्बी, अयोध्या। तो देखिए ये जो चौखंडी स्तूप है फ्रेंड्स ये कहाँ पे है, ये है अपना देखिए सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ में चौखंडी स्तूप है। और सारनाथ देखिए और भी जाना जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए। गौतम बुद्ध को जब बोध हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ पे, बोधगया में, तो इसके बाद में सबसे पहले उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और सारनाथ में ही अपने यहाँ पर क्या है कि अशोक का एक स्तंभ है और उस स्तंभ को हमने अपने भारतीय चिन्ह के रूप में भी स्वीकार किया है। और वो जो चिन्ह है उसमें से 4 शेर जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि यहाँ पर सूची दी गई है, एक सूची 1 सूची 2, और फिर उनको क्या करना है, यहाँ पर मिलान करना है और मिलान करके फिर कोर्ट में हमें यहाँ पर उसका आंसर जो है बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई किस तरह से यहाँ पर कूट पूछे गए हैं और किस तरह से एक सीरीज और दूसरी सीरीज को मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है ग्रेनाइट, डोलोमाइट, सिलिका सैंड और बॉक्साइट। दूसरी तरफ दिया है सोनभद्र, चित्रकूट, बांदा और प्रयागराज, ठीक है। तो चलो इसको मिलाते हैं। तो देखिए ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट कहाँ पे मिलता है, ये मिलता है बांदा में, ठीक। डोलोमाइट देखिए कहाँ मिलता है, डोलोमाइट जो है ये मिलेगा हमें सोनभद्र में, ठीक, ये सोनभद्र में मिलेगा। इसके बाद सिलिका सैंड, सिलिका सैंड जो है ये प्रयागराज में मिलती है। और बॉक्साइट जो है ये यहाँ पर चित्रकूट में मिलता है, ठीक है। तो ग्रेनाइट देखिए, ग्रेनाइट जो आप गिट्टी देखते हैं ना जिससे छतों का निर्माण होता है, घरों का निर्माण होता है, कंक्रीट निर्माण होता है, मतलब पुलों का भी निर्माण होता है, तो ये बांदा डिस्ट्रिक्ट में, बांदा ज़िले में पाई जाती है काफ़ी। इसके बाद देखिए डोलोमाइट, डोलोमाइट जो खनिज है ये सोनभद्र में पाया जाता है। सिलिका सैंड है, ये देखिए बालू वाली सिलिका है जो जिससे मतलब कि हमारा कांच बनता है ना, तो कांच वाली सिलिका जो है ये ना, सिलिका सैंड जो है ये कांच वाली बालू है। तो कांच वाली बालू जो है ये प्रयागराज में मिलता है। प्रयागराज में जो शंकरगढ़ एक क्षेत्र है तो वहाँ पर काफ़ी ये पाई जाती है। और यहाँ पर देखिए फिर बॉक्साइट है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है और ये चित्रकूट में पाया जाता है। हालांकि देखिए उत्तर प्रदेश में खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारा जो दक्षिण वाला क्षेत्र है यानी कि जो बुंदेलखंड वाला रीजन है, बुंदेलखंड वाले रीजन में कुछ यहाँ पर पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा मिनरल्स जो है नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया। देखिए इसको हम चर्चा भी कर चुके हैं। तो जो चर्चा प्रश्नों में की जाती है वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितने कि यहाँ पर प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन देखिए दिया है इसमें, क्या सारनाथ में, बोधगया में, लुम्बिनी में या फिर सांची में। तो कहाँ पर देखिए इन्होंने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किया था, ये किया था देखिए सारनाथ में, ठीक है। बाकी देखिए बोधगया को हमने देखा यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी में देखिए यहाँ पर जन्म हुआ था इनका, है ना, लुम्बिनी। तो लुम्बिनी हालांकि अब नेपाल में है। और यहाँ पर देखिए एक स्थान दिया है सांची, सांची में एक स्तूप है फ्रेंड्स, क्या है, स्तूप है। ये जो स्तूप है देखिए अशोक ने बनवाया था। और ये जो स्तूप है ये बहुत ही कह सकते हैं कि बौद्ध तीर्थ स्थल है, वो काफ़ी बड़ा बौद्ध तीर्थ स्थल है और ये अभी भी सुरक्षित है काफ़ी,
है ना। और ये है कहाँ, देखिए ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में एक रायसेन जिला है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये जो सांची का स्तूप है यहाँ वहाँ पर स्थित है। और अशोक ने इसको क्या किया था, बनवाया था, निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, लेखकों और उनकी कृतियों यानी कि रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो एक तरफ देखिए रचनाएं लेखक दिया है और दूसरी तरफ वहाँ पर रचनाएं दी हैं उनकी। तो देखिए सूरदास अष्टसूर, नहीं, सूरदास की अष्टसूर जो रचना है ये नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमें हालांकि मिल गया। तो सूरदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं, देखिए सूरदास की रचनाएं हैं साहित्य लहरी, सूरसागर, सूर की सरावली। हमें इतना याद रखना है क्या, साहित्य लहरी, सूरसागर, सूर की सरावली। तो ये है सूरदास की रचना। महादेवी वर्मा की देखिए रचना यहाँ पर दी है क्षणदा, तो ये भी इनकी एक रचना है। दूसरी है गिल्लू, है ना, गिल्लू मतलब वो जो गिलहरी का बच्चा होता है ना छोटा, वो उसको कहते हैं गिल्लू। तो गिल्लू इनकी रचना है। और फिर है नीरजा भी इनकी रचना है, रश्मि भी इनकी रचना है। इसके बाद देखिए हम यहाँ बात करें जयशंकर प्रसाद की अगर, तो जयशंकर प्रसाद की एक रचना देखिए प्रेम पथिक है, एक और दूसरी रचना इनकी कामायनी भी जो है काफ़ी प्रसिद्ध रचना है ना। फिर इसके बाद ध्रुव स्वामिनी भी इनकी एक रचना है। तो प्रेम पथिक, कामायनी, ध्रुव स्वामिनी ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त, इनकी रचनाओं की यदि बात करें तो बहुत अच्छे कवि ये भी रहे। और इनकी रचना देखिए एक तो यहाँ दिया है तिलोत्तमा, फिर इसके बाद साकेत है, भारत भारती है। भारत भारती इनकी रचना काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको एग्जाम में पूछता भी है काफ़ी। तो भारत भारती रचना किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की। और यहाँ पर देखिए तिलोत्तमा भी है ही है, और इसके बाद साकेत भी इन्हीं की रचना है। अगला देखिए, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है, तो ये कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन देखिए, आगरा में, प्रयागराज में, कानपुर में, लखनऊ में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड जो है ये कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है यहाँ पर कानपुर में, ठीक है। कहाँ पे है ये, कानपुर में स्थित है। अगला देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि भाई जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है। तो यहाँ पर बताना है कि लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का 2011 की जनगणना के हिसाब से कितना है। ऑप्शन दिए हैं देखिए 982, 892, 912 और 812। तो कितना है, 912 है ना, लिंगानुपात जो है उत्तर प्रदेश का 912 है। अगला देखिए, हाल ही में घोषित उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन में किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र शामिल है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से दिल्ली में एक मतलब NCR है, इसी तरह से उत्तर में भी हम स्टेट के लिए एक कैपिटल रीजन बनाना चाहते हैं। तो उसमें से 6 ज़िले शामिल हैं, ठीक है। तो उसमें से देखिए हाँ कौन कौन से अगर हम बात करें तो देखिए भाई लखनऊ है, ठीक है, फिर दूसरा यहाँ पर हरदोई है, तीसरा सीतापुर है, और फिर उन्नाव है, फिर इसके बाद में रायबरेली है, और इसके बाद में फिर यहाँ पर बाराबंकी है। तो इनमें से ये पूछ रहा है, तो इसमें से ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक जो क्षेत्र है, ये 6 ज़िले जो शामिल हो रहे हैं इसमें से सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वो किसका लिया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वो लिया जा रहा है किसका, हरदोई का, ठीक है। तो हरदोई जो ज़िला है इसका जो क्षेत्रफल है मतलब क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा इसमें से इसके अंतर्गत लिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है, जो कि यहाँ पर 99 प्रश्न है, इसके बाद एक और रहेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना के तहत राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क किस जिले में निर्मित की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना जो कि चलाई जा रही है उसमें से कौन सा मतलब सबसे पहले जो यहाँ पर एकीकृत हरित सड़क बनेगी तो वो किस ज़िले में मतलब पहली सड़क बनेगी ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है देखिए मेरठ, कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज। तो मेरठ में ये पहली सड़क जो है हरित सड़क का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए जो कि लास्ट प्रश्न है, और प्रश्न है ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला कमिश्नरेट कौन सा बना है। तो देखिए यहाँ पर ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जो कमिश्नरेट है वो कौन सा है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए हैं लखनऊ, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी। तो इसमें से क्या है, नोएडा, ठीक है। जो नोएडा है इसको यहाँ पर मतलब ISO प्रमाणन का पहला कमिश्नरेट जो है ये घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स आई होप अगर आपने ये पूरे देखा है पूरा का पूरा मॉक टेस्ट किया है
तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिले होंगे फ्रेंड्स जो आपके काम के बहुत ज़्यादा हैं आगे ले एग्ज़ाम के लिए। और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है फ्रेंड्स तो इसको लाइक भी करिएगा, हमें भी इससे मतलब उत्साह मिलता है। और बने रहिए, हम आपकी जो भी हेल्प है करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।